गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पहला पाठ पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। आपने पिछली क्लासों में भी ये सब पढ़ा हुआ है कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। उसी के बारे में आप थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, भाषा क्या होती है। जब हमारे मन में कोई विचार आते हैं, कोई भाव आते हैं, तो हम उनको दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के मन और मन के भावों को खुद समझते हैं। उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखिए बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके मन में सदैव तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। अपने मन की बातों को वह अन्य लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है। मनुष्य की इसी आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया। भाषा की परिभाषा देखिए। भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा सभी प्रकार के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से किया जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह है भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना भाषा का मौखिक रूप है। व्याकरण की दृष्टि से मौखिक भाषा ही मूल भाषा है तथा इसी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दूसरी है लिखित भाषा। भाषा का यह रूप जिसमें विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, और पढ़कर समझा जाता है, भाषा का वह लिखित रूप कहलाता है। भाषा का यह रूप स्थायी है, किंतु मौखिक भाषा की तुलना में इसका क्षेत्र सीमित है, क्योंकि इसका प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति ही कर सकते हैं, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति ही लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। बल्कि मौखिक भाषा का प्रयोग हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसलिए उसका क्षेत्र विस्तृत है। सांकेतिक भाषा, जब इशारों या संकेतों द्वारा बात समझाई व समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मी द्वारा वाहनों के आवागमन को निर्देश देना, बस के कंडक्टर का सीटी बजाना, गार्ड का हरी झंडी दिखाना, अध्यापकों का मुंह पर उंगली रखना आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं, परंतु इनका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। आगे लिपि देखिए। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाती है। लिपि की परिभाषा देखिए बच्चों। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था लिपि कहलाती है। यानी कि किसी भी भाषा में जो उच्चारण ध्वनियाँ हैं उनको लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं उनको लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, यानी कि एक से ज़्यादा भाषाओं की लिपि एक हो सकती है। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां यहाँ पर दे रखी हैं, उनको देखिए आप। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी की भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला है, चीनी की कांजी लिपि है, रूसी की सिरिलक लिपि है, जापानी की हिरांगा है और मराठी की बालबोध है। आगे देखिए मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृ से ही समझ में आता है कि माता, यानी कि वह भाषा जो एक शिशु जन्म के पश्चात सबसे पहले अपनी माँ व अपने परिवार से सुनकर सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इसलिए पंजाबी भाषा परिवार में जन्मे बच्चों की पंजाबी मातृभाषा होती है। हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बच्चों की मातृभाषा हिंदी होती है। ठीक है। यानी कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो साधारण बोलचाल में जब अपने परिवार में जो भाषा सुनता है और उसको सीखता है, वो भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। बोली क्या होती है? देखिए, किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग होने वाली भाषा बोली कहलाती है। यानी कि बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, स्थानीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो सामान्य बोलचाल में और व्यवहार में जो प्रयोग होती है भाषा, वो बोली कहलाती है। अपने नाम के अनुसार इसका प्रयोग मौखिक रूप में अधिक होता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। बोली में लोकगीत व लोक कथाएं प्रचलित होते हैं, जिनका मौखिक रूप से आदान प्रदान होता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है और वहाँ की बोली के जैसे गीत और लोक कथाएं हैं वो भी उस बोली में ही होते हैं, उस क्षेत्र की बोली में ही। इसलिए बोली के अंदर लोकगीत और लोक कथाएं प्रचलित होती है, इसके अंदर साहित्य की रचना
नहीं की जाती है। आगे देखिए, भारत की राजभाषा, राजभाषा क्या है भारत की? भारत की राजभाषा हिंदी है। देखिए, हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरा स्थान रखती है। वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। यानी कि जो राजनीतिक कार्यालय हैं उनके अंदर जो भाषा प्रयोग की जाती है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब में जो राजकाज में जो प्रयोग की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त कब हुआ? कब हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 343 के अनुसार। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखने की है। नीचे कुछ बिंदु है जिसको देखिए। भारतीय संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है? 22 यानी 22 भाषाओं को। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ये जो भाषाएं हैं इनको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। देखिए, हिंदी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा है। वे क्षेत्र जिनमें यह मुख्य रूप से प्रयोग होती है वे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि। इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण इसके अंतर्गत अनेक उपभाषाएं एवं बोलियां आ गई है। यानी विस्तृत क्षेत्र की भाषा है ये हिंदी, और इन क्षेत्रों के अंदर जो छोटे छोटे भूभाग हैं वहाँ के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो उपभाषाएं और बोलियां के रूप में निकलकर आती है। हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, पश्चिमी हिंदी, पश्चिम साइड में जो हिंदी बोली जाती है उसके अंदर कौन कौन सी उपभाषाएं और बोलियां हैं? देखिए, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी ये आदि हैं। पूर्वी हिंदी यानी पूर्व साइड में, भारत के पूर्वी साइड में जो हिंदी बोली जाती है वहाँ की बोलियां और उपभाषाएं हैं अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि। बिहारी हिंदी के अंदर आती है मैथिली, भोजपुरी, मागधी, साधनी। राजस्थानी हिंदी के अंदर आती है मारवाड़ी, मालवी, लबांदी, बागरी आदि। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली आदि। ये बोलियां और उपभाषाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी का मानक रूप। हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। आपने देखा विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है, इसलिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा में एक रूपता लाई जाए। क्या लाई जाए? एक रूपता, यानी कि सभी जगह एक प्रकार की हिंदी भाषा का प्रयोग हो। इस दृष्टि से अनेक विद्वान एवं शिक्षाविद हिंदी के मानक रूप को बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय हिंदी निदेशालय में वर्णमाला एवं वर्तनी की एक रूपता स्थापित करने का कार्य चल रहा है। कहाँ चल रहा है? शिक्षा मंत्रालय में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अंदर वर्णमाला और वर्तनी को एक रूप बनाने का कार्य चल रहा है। आगे हमारा हिंदी साहित्य देखिए। सदियों से मानव अपने भावों एवं विचारों को लिखित रूप में संजोकर रखता आ रहा है। यानी कि किसी किसी के लेखन की जो हैबिट हो जाती है, यानी कि मानव जो है अपने उसके अंदर जो भाव आते हैं, जो विचार आते हैं, उनको जो वो लिख कर रखता है, सेव करके रखता है।
समाज के लिए हितकर उत्तम श्रेणी का वह लिखित कार्य जिसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक रहता है साहित्य कहलाता है। साहित्य क्या होता है कि समाज के लिए जो